Hello students, welcome to your own study channel HD Eduoda. In last topics we have studied about the liberalization and all its all reforms. Now we come to the next two pillars, that is privatization and globalization. In this video lecture we are going to study the privatization and globalization and what are their impacts on the Indian economy. So students, let's get started. Now we come to the second pillar of Indian economic development, that is privatization. जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 बनाई गई तो उसमें तीन पिलर्स मेनली मेंशन किए गए थे, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने पूरा ध्यान दिया था. एक तो था हमारा लिबरलाइजेशन, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में. अब हमारी बारी आती है प्राइवेटाइजेशन की. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? द वर्ड प्राइवेट मीन्स प्राइवेट लोगों को हैंड ओवर करनी अपनी इकोनॉमी. अब स्टार्ट करते हैं. व्हाट डज प्राइवेटेशन रेफर्स टू? प्राइवेटेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दैट इज गवर्नमेंट यूनिट से अब सीधे प्राइवेट सेक्टर पे. अब उसका क्या इंपैक्ट पड़ा इकोनॉमी पे, इसके बारे में और स्टडी करेंगे. जो मेन रिफॉर्म्स अंडर प्राइवेटाइजेशन किए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 में, उसमें सबसे पहला जो मेन रोल था, डिक्रीज द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. अब डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हमने 1956 की जो पॉलिसीज पढ़ी थी, जो रेवोल्यूशन पॉलिसी पढ़ी थी, उसमें यह था कि सारी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी. हम स्टेज ए की बात करें जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, अप्रॉक्सीमेटली 17 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने पास होल्ड में डाल दी थी. तो फिर जब लिबरलाइजेशन हुई तो उसके बाद उन्होंने पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया. उन्होंने जो लिमिट थी 17 इंडस्ट्रीज की, अब कुल 3 इंडस्ट्री अपने पास रखी गवर्नमेंट ने, बाकी सारी प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप दी. अब प्राइवेट सेक्टर्स उन 14 इंडस्ट्रीज खोल सकता था जो पहले नहीं खोल सकता था. उसमें मेनली उन्होंने अपने पास एटॉमिक एनर्जी वाली रख ली, न्यूक्लियर एनर्जी मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था, प्लस रेलवेज भी रखी, प्लस डिफेंस इक्विपमेंट्स वाली रखी. डिफेंस इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू मशीन गन्स, बम्स, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है उससे रिलेटेड की जो भी इंडस्ट्रीज थी. तो फर्स्ट पार्ट में देखा हमने, इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर के पास जो 17 थी, अब वो घट के सिर्फ 3 रह गई. 14 इंडस्ट्रीज में भी प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री खोल सकती थी. सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर. अब इसका मतलब आप समझिए कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मालकाना हक सीधे उन्होंने ट्रांसफर करना है. आप जानते हो कि सरकार किस तरीके से काम करती है. सरकार का काम हमारे और आपसे छुपा नहीं हुआ, सरकार का ढीला काम है. उसी तरीके से सरकार जब कुछ इंडस्ट्री सरकार ने सेटअप की, हर शहरों में, पूरे देश के हर कोने में इंडस्ट्री सेटअप की, तो हर साल वो क्या करते थे आप जानते हो, हमेशा वहाँ पर हम जैसे जानते हैं कि वहाँ पर हमेशा रिश्वत चलती है. और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ये हमारे और आपसे कुछ छुपा नहीं हुआ. तो सरकार ने क्या चीज़ देखी, सरकार ने हर साल गवर्नमेंट की ऐसी कई यूनिट्स थी जो अपने आप को सिर्फ घोषित करती थी कि हर साल घाटा दिखाती थी. सरकार बहुत परेशान. अब सरकार कैसे करे? तो मनमोहन सिंह जी ने सोचा कि अब इस पॉलिसी में कैसे डेवलपमेंट किया जाए. अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ऐसी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमें बार बार हमेशा घाटा शो करती हैं. तो उन्होंने क्या किया, ओपन ऑक्शन कर दिया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके उस इंडस्ट्रीज़ को खरीद सकता है. तो प्राइवेट सेक्टर्स ने देखा कि उनका मेन काम होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. उन्होंने देखा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, एम्प्लॉयज़ हमने अपने रखने हैं, मशीनें लगी हुई हैं और अपना काम चालू हो जाएगा. हमें ना लैंड लेने की ज़रूरत है, ना कुछ लेने की ज़रूरत है, सिर्फ अपना काम स्टार्ट करने की ज़रूरत है. वहाँ पर जाना है, अपने एम्प्लॉयज़ रखने हैं और काम स्टार्ट कर देना है. तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने ऐसी कई गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज खरीदी. जो गवर्नमेंट ये शो करती थी कि वो वाले यूनिट्स घाटा शो कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने उसमें ही कमा के दिखा दिया, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से चलते थे. थर्ड पॉइंट इज
privatization of public sector undertaking by selling a part of equity to the public. Privatization of public sector undertakings, जो public sector units थे, undertakings थे, उन्होंने कुछ पार्ट पब्लिक को बेच दिया, अब इसका मतलब ये, इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझिए कि प्राइवेट ऐसी कई कंपनीज हैं, जैसे आप देख लो IOCL पेट्रोलियम से रिलेटेड है, इंडियन ऑयल से रिलेटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भेल भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस तरीके की ऐसी कई यूनिट्स थी। तो सरकार ये तो देख रही थी कि वो काम कर रही है, अच्छी तरीके से काम कर रही है, पर उस अमाउंट में प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है जितना उन्हें प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया जाए, उन्होंने कुछ हिस्सा, पूरा मालिकाना हक नहीं, कुछ हिस्सा, सर्टेन इक्विटी, सर्टेन पोर्शन प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक को बेच दिया। अब आपने देखा होगा इंडियन ऑयल अलॉट कर देती है, अपने पेट्रोल पंप्स अलॉट कर देती है, क्या रेलवे कभी अलॉट की जाती है कि हाँ भैया ये सेक्टर इटावा वाला तुम्हारे पास, कानपुर तुम्हारे पास, आगरा तुम्हारे पास, मुंबई वाला रेलवे स्टेशन तुम्हारे पास? ऐसा तो नहीं होता, वो फुल्ली आउंड है। कुछ हिस्सा ये लोग पब्लिक को दे देती है और पब्लिक इन रिटर्न में उनको बेनिफिट देती है, कमा के देती है। तो आप समझ गए हैं, ये दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये तीन मेन चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के अंदर हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें तीन रिफॉर्म्स किए गए, तीन मेनली काम किए गए। सबसे पहले जो डिक्रीज द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो डिक्रीज कर दिया। जो 1956 में 17 इंडस्ट्रीज थी वो रिड्यूस होकर सिर्फ 3 गवर्नमेंट के पास रह गई, बाकी 14 पे गवर्नमेंट, 14 पे प्राइवेट सेक्टर अब इंडस्ट्रीज खोल सकते थे। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब ये था कि जो 6 यूनिट्स थी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, अब तुम लोग ये हमें हमारा पैसा दो, ऑक्शन करवाया और प्राइवेट सेक्टर को वो चीज़ उन्होंने बेच दी। थर्ड पार्ट में आ जाइए आप, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ इक्विटी, एक सर्टेन पोर्शन, कुछ हिस्सा पब्लिक को उन्होंने हिस्सेदार बना दिया। आप भी कमाओ हम भी कमाए, प्राइवेट वाले भी कमाए हम भी कमाए। तो उन्होंने कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का, उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का था वो प्राइवेट सेक्टर वालों को बेच दिया। पब्लिक जाके वहाँ पर टोकन डाल के और खरीद सकती थी। लॉटरी सिस्टम था कि जिसकी जो निकल आए फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो खरीद सकती थी। तो दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसके एग्जाम्पल है IOCL, BHEL, सेल एक्सेट्रा। फिर अब आ जाइए नेक्स्ट पिलर पे। अब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लास्ट पिलर पे आ रहे हैं, जो लास्ट और मेन पिलर्स पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको वर्ड से बताया कि उसमें वर्ड ग्लोबल जुड़ा होता है। जहाँ पर ग्लोबल जुड़ा होता है वहाँ पर सिर्फ हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग, मेनली ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग अवर डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द फॉरेन इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना नहीं, व्यापार करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। उसके बाद आ जाता है इसमें मेन रिफॉर्म्स क्या की गई। इसमें मेन रिफॉर्म्स, अब हम जब भी बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे, टैरिफ्स और कोटास की तो बात आनी है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि टैरिफ्स और कोटास ग्लोबलाइजेशन में हमने रखना ही रखना है। सिंपल, अगर आप याद ही नहीं कर पाए तो आपको टैरिफ और कोटा के बारे में ही लिखना है। परमिशन वाज ग्रांटेड फॉर डायरेक्ट इंक्रीज ऑफ 51% इन हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज। पहले 1956 से लेके, देश की आज़ादी से लेके और 1990 तक, जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 नहीं बनी थी, बाहर की कंट्री यहाँ पर पैसा नहीं लगा सकती थी और हम बाहर की कंट्री में जाके पैसा नहीं लगा सकते थे। ये बैरियर था, ये रोकथाम लगा रखी थी। अब बाहर वाले कहते थे कि हम पैसा अगर चलो हम लगा भी देते हैं, पैसा लगाने के बाद भी हमें पूरा राइट तो मिल नहीं रहा, मैनेजमेंट हम अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। आप जानते हो कि डोमेस्टिक, वो मेन चीज़ इसलिए की गई थी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप कर सकें, पर उसका कारण ये था कि हम इंटरनेशनल लेवल की मार्केट को टच ही नहीं कर पा रहे थे। हम सिर्फ अपने एक बंद दरवाजे में होके रह रहे थे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हम जितना बना रहे हैं उतना बेच रहे हैं। पर बाहर, फिर जब मनमोहन सिंह जी ने देखा और लोगों ने देखा कि बाहर की इकोनॉमी, डेवलप्ड देशों की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो रही है, क्यों हो रही है कि हम एक यूनिट से, एक इंडस्ट्री से
सिर्फ 500 यूनिट किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। वही आप चाइना में देख लो या अमेरिका में देख लो या लंदन में देख लो या कहीं भी आप देख लो, वो उतने ही टाइम में उतने ही समय में 5000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उनके पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी भी थी, हाई लेवल की मशीन्स भी थी। अब उनको प्रवोक करना कि वो हमारे यहाँ आए और इन्वेस्टमेंट करें और हमको हमारे लोगों को भी सिखाएं। अब वो हमारे पास आते क्यों? अब हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम पैसा भी लगाएं, फिर आप लोग अपना डंडा करोगे, शुद्ध भाषा बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या आप लोग कहोगे? तो हमें इस तरीके से कह दो कि हम अपना मैनेजमेंट अपने हिसाब से रख दें। तो सरकार ने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप आइए। तो उन्होंने 51% तक की इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो गए। अगर 40% पे होते तो 60% इंडियंस रहते। तो 60% जब इंडियंस रहते तो वो होल्ड पे रहते, वो उन पे करते कि हाँ अपनी चलाने की कोशिश करते। अब 51% की होल्डिंग उनके पास है, 51% का मालिकाना हक उनके पास हो गया, तो वो अपने हिसाब से चला सकते थे। तो इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, हमारी क्वालिटी बढ़ गई, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी चीज़ की वैल्यू बढ़ गई। सेकेंड पॉइंट है, रुपी वॉज डिवैल्यूएट बाई 20% टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स बाई 20%। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग BOP। अब आपको मैंने लास्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बताया था और स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी BOP का मैंने एक बार को डिस्कशन किया था, और उसके बाद मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इस चीज़ का डिस्कशन किया। अब रुपी वॉज डिवैल्यूएट का मतलब क्या होगा? हमने अपने पैसे की कीमत गिरा दी। जैसे फिर से समझा देता हूँ आपको। पहले फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर $1 70 रुपये का, कुछ समय बाद $1 80 रुपये का। अब ये कहोगे कि हमारा तो पैसा हमारा तो वैल्यू घट रही है। तो वैल्यू घट नहीं रही है। अब हमारा फ़ायदा देखिए आप, पहले बाहर का जो $1 देखिए 70 यूनिट्स खरीदता था। आप ₹1 को 1 यूनिट मान के देखिए, 70 यूनिट खरीदता है। अब वो ₹1 लगा के अब 80 यूनिट खरीद रहा है। तो उसके लिए फ़ायदा है। हमें उसे लालच देना था, हमने लालच दिया कि भाई तू पहले $1 लगा के 70 चीज़ें खरीदता था, आज $1 लगा के, रुपये नहीं डॉलर, $1 लगा के 70 चीज़ें खरीदता था, अब $1 लगा के 80 चीज़ें खरीद रहा है। तो उसका लालच बढ़ा। उसने कहा ठीक है, अब इंपोर्ट करवाओ, अब माल मंगाओ इंडिया से। अब इंडिया से जब माल जाएगा, इंडिया से माल जब एक्सपोर्ट होगा तो वो पेमेंट करेगा। अब पेमेंट किस में करेगा? पेमेंट करेगा डॉलर में। और डॉलर हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं, इंडिया हम डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी हमारे देश में क्या चलती है? रुपीस चलती है। तो फॉरेन RBI के पास जाएगा, इससे फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएगा, रुपीस हमको मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? इनफ्लो ज़्यादा हुआ, आउटफ्लो कम हुआ, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, इंपोर्ट कम हुआ। जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो दूर हो गई। पॉइंट आपको समझ में आ गया? फिर उसके बाद आ जाओ आप, टैरिफ बैरियर्स वाज रिमूव्ड। 1956 से लेके और 1990 तक टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए। इसलिए लगा दिए गए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बाहर की देशों से इम्पोर्ट ना कर पाएँ। अगर माल मंगाए तो वहाँ अगर हम सोचेंगे वहाँ से हमने ₹1 की खरीदा, यहाँ पर हमारे यहाँ पास ₹3 की पड़ेगी। पर ऐसा ना बाहर वाला हमसे खरीद पा रहा था, ना हम बाहर वाले से मंगाने की हिम्मत कर पा रहे थे। क्यों? एक के 4 गुना कौन देगा? तो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने ये पहले ही रिमूव करने की कोशिश की कि रिमूव करिए, तो मनमोहन सिंह जी को रिमूव करना पड़ा। अब इसका फ़ायदा आप देखिए क्या हुआ। जब टैरिफ कोटा हट गए, जब टैरिफ हट गए, टैक्सेस हट गए, जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी देते थे, वो चीज़ रिमूव हो गई, तो कोई भी माल मंगा सकता था और टैरिफ बैरियर वाज रिमूव्ड। इतना टैरिफ जो लगता था कि हाँ इतना महंगा हमको पड़ेगा, वो अब कम हो गया। उसके बाद है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर गुड्स वाज रिड्यूस्ड। अब 1956 में हमने फिर टैरिफ के बाद पढ़ा था कोटास। एक पर्टिकुलर अमाउंट सेंक्शन कर दी गई थी कि इतनी अमाउंट का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप बाहर से मंगा सकते हैं और कंज्यूमर एसेंशियल गुड्स आप बाहर से मंगा सकते हैं। तो इस चीज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो हमने हटानी थी। तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो कोटास थे वो रिमूव कर दी गई। अब हम
इंपोर्ट कर सकते थे, खुला किसी भी अमाउंट में इंपोर्ट कर सकते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी। सेकंड, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स भी। फिर लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट वेर रिमूव्ड। अब इंपोर्ट के लिए पहले लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, उसका प्रोसीजर बहुत लंबा पड़ता था, तो उन्होंने इंपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बाहर से हमें हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई मशीन्स चाहिए, बाहर की हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स हमें यूज़ करनी है जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, पर लाइसेंस, उसके लिए भी लाइसेंस ज़रूरी है। तो जब लाइसेंस रिमूव कर दिया गया तो हम फ्रीडम हो गया, हमारे पास फ्रीडम टू ओपन मार्केट हो गया। अब हम फ्रीली बाहर से गुड्स को इंपोर्ट कर सकते थे, हमारा लाइसेंस प्रोसीजर बहुत कम हो गया या बिल्कुल रिमूव हो गया। ठीक है, टू ए सर्टेन आइटम्स। ग्लोबलाइजेशन फिर भी से समझ लीजिए, ग्लोबलाइजेशन द वर्ड रेफर्स टू ग्लोबल, इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग अवर डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसके जो मेजर रिफॉर्म्स थे कि परमिशन वाज ग्रांटेड फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बाहर की कंपनी, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में 51% की स्टॉक होल्डिंग तक अपना पैसा लगा सकते थे और यहाँ पर कंपनी अपनी खोल सकते थे। इससे बेनिफिट ये हुआ, बाहर का पैसा हमारे पास आया, वो नई टेक्नोलॉजी लेके और नई मशीन्स वगैरह लेके वो यहाँ पर सेटअप हमारे साथ 51% की होल्डिंग पे लगा सकते थे। सेकेंड, रुपी वॉज डिवैल्यूएड। डिवैल्यूएशन मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी समझाया था, फिर से समझाता हूँ, रुपये की कीमत गिरा दी। इससे एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, इम्पोर्ट हमारा घट गया। जब इंपोर्ट हमारा घट गया तो इनफ्लो ज़्यादा हो गया, आउटफ्लो कम हो गया, पैसे का आदान प्रदान ज़्यादा हो गया हमारा। अब वहाँ से बाहर का पैसा हमारे देश में ज़्यादा आने लग गया और हमारा पैसा कम बाहर जाने लग गया। दूसरी चीज़, इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, एक चीज़, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी बढ़ गई। जो डेफिसिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बैरियर था, जो प्रॉब्लम था, वो भी रिमूव हो गई। टैरिफ बैरियर्स वाज रिमूव्ड। बाहर से माल मंगाना और बाहर माल बेचने पे कई तरीके के टैरिफ्स और टैक्सेस लगाए गए थे, वो भी रिमूव कर दिए गए। अब ओपनली हम अपना बेच सकते थे कम टैरिफ के साथ। फिर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, जो कोटाज लगाए थे कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हम एग्रीकल्चर गुड्स एक चीज़, और कंज्यूमर एसेंशियल गुड्स जो एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम बाहर के देश से इंपोर्ट कर सकते थे, वो बैरियर भी रिड्यूस कर दिए गए, वो बैरियर भी रिमूव कर दिया गया। लाइसेंसिंग प्रोसीजर, किसी भी इंपोर्ट को करने के लिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, उसका प्रोसीजर बहुत टिपिकल होता था, तो आदमी को इंपोर्ट करने से पहले 100 बार सोचना पड़ जाता था। तो लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स वाज रिमूव्ड। इससे कई तरीके के बेनिफिट हुए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। सेकेंड, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो डेफिसिट था वो दूर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए और इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत तगड़ी बूस्ट अप हुई। सो स्टूडेंट्स, आज ये जो मेन टॉपिक्स थे, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आपके फिनिश होते हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।